हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चों आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया था और इस एक्सरसाइज में हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लास्ट वाली वीडियो में बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना। तो इस वीडियो में हम 6 और उससे आगे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। बाकी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वाली वीडियो में ही। चलो, जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है और उसमें ये पिछले वाले क्वेश्चन से अलग कैसे वो देख लो। हमसे कहा जा रहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी कि एक कॉर्ड है, वो सर्कल के सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और सर्कल का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको यहाँ पर माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी वो निकालना है, टोटल एरिया बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया है, ऐसा नहीं कि पिछले 5 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। फर्क ये है कि अब आपको पाई का वैल्यू पूरा पूरा 3.14 यूज करके मल्टीप्लाई करना है और √3 का भी आपको जरूरत पड़ेगा। अभी तक आपको नहीं पड़ा होगा √3 की जरूरत, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ने वाला है और √3 का जो वैल्यू है ना वो 1.73 आपको यूज करना है। कैसे सॉल्व होगा, क्या है इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, चलिए डिटेल में कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं भी देखे होंगे ना तो भी आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक कॉर्ड है सर्कल का, ये मैंने ए बी नाम का एक कॉर्ड बना दिया और इस कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉर्ड से सेंटर में एंगल कैसे बनता है, कॉर्ड के दोनों इंड पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिलाने पर एंगल बनता है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है और ये कहा गया है कि जो रेडियस है ना, देखो जब हम लोग ये वाला लाइन बनाते हैं ना एंगल वाला, तो उससे हमारा रेडियस भी ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये रेडियस हमें 15 का दिया हुआ है, चाहे किधर भी तुम रेडियस बनाओ वो तो 15 का ही रहेगा हर तरफ। तो ये हमने लिख लिया कि मान लेते हैं कॉर्ड हमारा ए बी है, सेंटर जो है वो ओ है। अब हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, हमसे ये बोला गया है कि इस कॉर्ड के द्वारा जो हमारा माइनर सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट किसको कहेंगे बच्चों, देखो ये वाले पार्ट को, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो हमें इसका एरिया बताना है और साथ ही साथ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का मतलब इस लाइन के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये पूरा मेजर सेगमेंट कहलाता है, तो हमें उसका भी एरिया बताना है। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में किया था। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये ओ ए और बी वाला जो हमारा सेक्टर है, यहाँ पर अगर आप नाम चाहो तो एक पॉइंट यहाँ पर डाल करके पूरे का नाम ऐसे इकट्ठा लिख सकते हो। बाकी मैं इसको सेक्टर ओ ए बी लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे और कौन सा सेक्टर का, तो ओ ए बी वाला। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लो सी रख दो तो ओ ए सी बी हो जाएगा और वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग बनाओ तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं जिसे लिख ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि भाई ओ ए बी हमारे पास ऐसे भी तो एक ऐसे बन रहा है, पार्ट बन रहा है, तो वो वाला है क्या, नहीं बेटा, ओ ए सी बी ये वाला सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सी बी ही लिख देता हूँ और तुम भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करना, ठीक है। तो अगर हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो इसके एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में, कि हम लगाते हैं थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का मतलब जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो वाला, तो वो हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई में 360। पाई के बदले में हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि हमें 3.14 पाई का वैल्यू यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर 22/7 नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आर का स्क्वायर है यानी रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस 15 है, तो ये हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। सबसे पहले जीरो से जीरो कैंसिल करो, 6 के टेबल में 6 6 जा 36 कर लो। फिर यहाँ पर हमारा देखो 3 के टेबल से जा रहा है, ये 3 के टेबल में 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा और ये 3 के टेबल में 5 टाइम पे 15 हो जाएगा। फिर अब ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इसको तुम डायरेक्ट कट कर सकते हो, ये 2.5 हो जाएगा हमारे पास। और वैसे भी कर सकते हो, देखो लास्ट में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई बैठ करके करना पड़ेगा, तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको इससे कट करो या इससे इसको कट करो। चलो मैं फिलहाल इसको कट कर देता हूँ। 2 1 जा हमारा 2 हो गया, डेसिमल लगा हुआ है, 1 आगे जाएगा इसको 11 बना देगा, तो 2 5 जा हमारा 10 हो गया, फिर 1 आगे गया तो 2 7 जा हमारे पास 14 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई जो जो बच गए, यानी कि 1.57 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 15 है, तो इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 117.75।
मैंने कुछ कैलकुलेशंस पहले से कर रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। देखो ये आंसर नहीं है, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा हमें यहाँ पर माइनर वाले सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। हमने ये जो निकाला है ना, ये इस पूरे पार्ट का एरिया है। अब हम क्या करते थे उसके बाद, तो हम उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और पूरे एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनर वाले सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालें। पिछले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो हम लोग फटाफट सॉल्व कर ले रहे थे। वैसे मैंने 5th वाले में भी तुम लोगों को सिखाया था कि देखो बच्चों, कभी भी ना किसी भी क्वेश्चन में अगर जो कॉर्ड है उसके द्वारा सर्कल के सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना है बेटा ना, तो समझ जाओ कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं रहता तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता ही नहीं। तो बोलोगे सर एक एंगल के 60 डिग्री होने से इक्विलेटरल तो होता नहीं है, तो मैंने सिखाया भी है पहले कि ये एंगल और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री कैसे होंगे वो चलो समझते हैं, आ जाओ उसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तुम लोग भी एग्जाम में ये काम जरूर करना। तो यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसमें हमारे पास ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए और ओ बी इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वल की साइन यहाँ पर, ठीक है। ये वाला रेडियस और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों हमारे रेडियस हैं, इसलिए दोनों इक्वल है 15-15 के, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो यहाँ पर रेडियस नहीं लिख करके इक्वल टू 15 भी लिख सकते हो। तो अब हमारे पास अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के, तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे एंगल ए और एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब तुम देखो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं नाउ, अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करूं बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अगर ओ करता हूं, यहाँ पर तीसरा वाला एंगल हमारा एंगल ओ है, तो तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। हमें पता है एंगल ए और बी इक्वल है, तो मैं यहाँ पर बी के बदले में भी ए लिख देता हूँ, और जो ओ है उसका वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा, 60 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 एंगल ए इक्वल टू 120 डिग्री, और एंगल ए का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल करके आ गया, और हमें पता है एंगल ए और बी इक्वल है, यानी कि बी भी 60 डिग्री होगा। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए ओ बी होगा बेटा ना, ट्रायंगल ए ओ बी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इज एन इक्विलेटरल, बहुत खतरनाक स्पेलिंग है इसका यार, इतना लंबा चौड़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये ए ओ बी। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, या ए का स्क्वायर भी इसको लिखा जाता है प्यार से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा √3/4, और जो साइड है वो तो 15 है, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी तुम्हें अब पहले तो √3 का वैल्यू पुट करना है, और √3 का वैल्यू हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया है 1.73 आपको लेना है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर बुक वाला सेम टू सेम अगर आपको आंसर निकालना है तो उसका प्रोसेस यही है कि आप पहले इसको कटपिट मत करो, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है कि आप √3 के बदले में 1.73 लिख लो, मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई 15 आपको पता ही है 225 होता है, डिवाइड बाई में 4 कर लो। अब इनका प्रोडक्ट करके 4 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 97 पॉइंट में 3125, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैलकुलेशंस हमने पहले कर ली है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में फालतू का बहुत ज़्यादा समय जाता है, और मुझे यहाँ पर आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने हैं कि आखिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन तरीका क्या है, ईजी तरीका क्या है। तो हमने अब ये जो निकाला है, ये क्या निकाला है, ये निकला है हमारे इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। अब यहाँ से मेन खेला शुरू होने वाला है। देखो अब यहीं से हमारा मेन काम शुरू होगा। सबसे पहले हमसे बोला गया था कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताइए, तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों। नाउ हमारे पास जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका एरिया कितना होगा, एकदम सिंपल है, अब कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है। तो हम लिखेंगे ये निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था हमने, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला है 117.75, उसमें से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया जो कि हमने निकाला है एग्जैक्ट एकदम 97 पॉइंट में 3125, ठीक है, ये 1 भी यहाँ पर है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान रखना कि 75 के आगे 2 जीरो लगा लेना और फिर माइनस करना, नहीं तो ऐसे अगर तुम देखो यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो डायरेक्ट माइनस मत कर देना, दोनों को पहले लाइक डेसिमल में बदलना पड़ता है, यानी कि डेसिमल के बाद बराबर डिजिट होने चाहिए। तो इसको 7500 लिख करके फिर इसको नीचे में लिख करके माइनस करोगे तब तुम्हारा सही आंसर आएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 20 पॉइंट में 4375,
और ये हमारा एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा पहला एरिया निकला है, फाइनल आंसर वाला एरिया। हमसे क्वेश्चन में दो ही चीज़ पूछा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये यहाँ पर पहला आंसर निकला है इतना सारा खिचड़ी बनाने के बाद। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, 10th में आ गया हो, ऐसे फ्री में नंबर नहीं मिलने वाला। अब दूसरा चीज़, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है तो वो कैसे निकालें भाई? एरिया ऑफ जो मेजर वाला सेगमेंट है, बड़ा वाला जो सेगमेंट है हमारा, उसका एरिया हम कैसे निकालें? तो मैंने क्या बताया आपको कि पूरा सर्कल का एरिया में से अगर ये माइनर सेगमेंट को हटा दो तो जो बचता है ना वही मेजर सेगमेंट होता है। तो हम पूरे सर्कल के एरिया में से यानी कि एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। इज़ दैट क्लियर? तो हमारा मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकल कर क्या जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसका एरिया हम निकाल ही चुके हैं, 20 पॉइंट में 4375, एकदम एग्जैक्ट बुक में जैसे दिया हुआ है मैं सेम वैसे आंसर निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में अगर आप डेसिमल में आगे पीछे भी थोड़ा सा कर देते हो तो वो गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही आंसर कहलाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पाई के बदले में हम लिखेंगे 3.14, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, और आर का स्क्वायर है तो वही 15 का स्क्वायर यानी कि 225, माइनस में हमारा 20 पॉइंट में 4375 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट करोगे तो निकल करके आ जाएगा 706 पॉइंट में 5, और माइनस कर देंगे उसमें से यही 20 पॉइंट में 4375। और ध्यान रखना फिर से यहाँ पर जब माइनस करोगे तो इसको यहाँ पर ना 5 के आगे 3 जीरो लगा लोगे, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट है, तो डायरेक्ट माइनस करने से आंसर नहीं आने वाला। यहाँ पर 0 0 3 ठो लगाना और फिर माइनस करना। ठीक है, तो तुम लोग जब माइनस करोगे तो फाइनली आंसर निकल करके आएगा 686 पॉइंट में 0625। अच्छा, एक अच्छी बात यह है बच्चों ना कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें आप लोगों को इतना ध्यान नहीं देना रहता है कि बुक वाला एकदम सेम टू सेम आंसर निकालना है। आप डेसिमल के 2 डिजिट तक भी सही आंसर निकालो, उतना ही काफ़ी है। 4 डिजिट तक निकालने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, वो तो मैं इसलिए निकाल दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया हुआ है और बच्चों को एकदम बुक वाला आंसर पसंद होता है, इसलिए मैं निकाल करके सिखा दे रहा हूँ कि ऐसे निकलता है बुक वाला आंसर। बाकी एग्जाम में 2 2 डिजिट निकालना उतना ही काफ़ी रहेगा डेसिमल के बाद। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने टेलीग्राम का, ये देखो ये टेलीग्राम है मेरा, इसे ज्वाइन करो जा करके, वहाँ पर अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। साथ ही अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए ना तो मैंने एक वेबसाइट भी बना दिया है, अगर टेलीग्राम पे तुम्हें नोट्स ना मिले तो वेबसाइट में लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करो, एक ही क्लिक में तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी गूगल ड्राइव के फॉर्म में। सबका फोल्डर अलग अलग बना बना करके मैंने अच्छे से अपलोड कर दिया है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा उस वेबसाइट का। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला वाला क्वेश्चन है ना 7th नंबर का, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जो 7th वाला क्वेश्चन है बच्चों ना, इसमें एक तुम्हें नया चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें सेंटर में एंगल या तो 90 डिग्री का बन रहा था हमारा, तो हम लोग जो ट्रायंगल का एरिया था वो फटाफट 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला फॉर्मूला से निकाल ले रहे थे। या फिर जो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला एरिया का फॉर्मूला लगा ले रहे थे। लेकिन अब ट्विस्ट ये आ गया है कि जो अब हमारा एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है बेटा 120 डिग्री का। तो यहाँ पर तुम्हें दो में से एक काम करना होगा, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले तो तुमको क्वेश्चन बता देता हूँ। हमसे कहा गया कि कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है वो एंगल बना रहा है 120 डिग्री का सेंटर में, तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको वही जो माइनर वाला करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब ये है कि कॉर्ड के द्वारा जो उसमें नीचे में जो हमारे पास क्या बोलते हैं सेगमेंट बनता है ना, उसके बारे में हमसे कहा गया, तो हमको उसका एरिया निकालना है, यानी कि माइनर सेगमेंट जो हमारा है उसका एरिया निकालना है। ट्विस्ट यही है कि जो सेंटर एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलो समझते हैं अच्छे से। तो अभी जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो ना ये वाला बुक, ये है आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th का बुक। तुम लोग सर एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते आर.एस. अग्रवाल कहाँ पहुँच गए, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तुम लोग ना 3 तरीके का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ चुके हो। एक तो तुम्हारा वो नॉर्मल वाला 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, यानी कि अगर हाइट दिया हुआ और बेस दिया हुआ है तो, या राइट ट्रायंगल है तो। दूसरा तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। तीसरा तुमने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद करो हीरोन्स चचा का फॉर्मूला। तो वो 3 फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया के हैं। साथ ही साथ एक चौथा फॉर्मूला जो तुम लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं वो ये वाला फॉर्मूला है ट्रायंगल के एरिया का, 1/2 रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अगर तुम ये फॉर्मूला याद कर लो तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी करो तो भी तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन है ना 120 डिग्री के एंगल या कुछ उल्टे सीधे जो एंगल्स हमारे पास रहते हैं उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, तुम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है कि ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकाले, तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारे पास ट्रायंगल के एरिया निकालने का। लेकिन अगर तुम नया चीज़ कुछ याद नहीं करना चाहते कि नहीं सर बहुत सारी चीज़ें याद कर ली हैं, अब कोई नया चीज़ मत याद कराओ, तो उसके लिए फिर मेरा तरीका है, आ जाओ वो तरीका समझा देता हूँ जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो।
सबसे जो पहला काम हम करेंगे बच्चों ना, यहाँ पर देखो डायग्राम मैंने बना लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, हमें इसका ही एरिया निकालना है। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो सबसे फर्स्ट आप लोग काम करोगे वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर करोगे, इस सेक्टर का पूरा एरिया निकाल लोगे। जो पहला ईजी काम होता है हमारा, तो एरिया ऑफ सेक्टर, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे जिसका नाम हमने फिर से OACB रखा हुआ है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, थीटा डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। तो इस बार जो थीटा है वो मज़ेदार है, वो हमारा 120 है, डिवाइड में हमारा 360 हो गया। पाई के बदले में इस वाले क्वेश्चन में भी कहा गया है कि हमें 3.14 लेना है वैल्यू, तो हम 3.14 लेंगे। और रेडियस हमसे कितना बोला गया था क्वेश्चन में, 12 बोला गया था, तो ई 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा हमारा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब उसके बाद इन सभी का आपस में कर दो बस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर निकल करके आ जाएगा 150 पॉइंट में 72, और रेडियस हमारा सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। ये निकल करके आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, पहला काम खत्म। मेन काम अब यहाँ से शुरू होता है कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। हमारा एंगल जो सेंटर में बना है वो तो 120 डिग्री का बना है, अब उसका हम कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए ना एक मस्त काम है, ये तुम लोग हर क्वेश्चन में कर सकते हो, तुम इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा इसीलिए मैंने उनमें नहीं किया। यहाँ पर काम ये करना है कि तुम एक सीधी लाइन बनाओगे, एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे यहाँ पर इस वाले वर्टेक्स से हमारे इसके ऊपर। अब ये जो लाइन है एकदम परपेंडिकुलर है, तो किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है अपोजिट वर्टेक्स से, उसको हम हाइट कहते हैं। यानी कि ये ना हमने हाइट बना डाला, यहाँ पर हम इसका नाम O और यहाँ पर मान लो C हमने लिख दिया, तो इसका नाम मैं D रख देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम ये D हो गया। तो जो OD है जो हमने ड्रॉ किया है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर अब मेरे पास ये देखो हाइट वाला लेंथ OD आ गया, अगर मैं इसका एक्चुअल लेंथ पता कर लूँ OD का, और जो बेस हमारा AB है मैं इसका लेंथ पता कर लूँ, तो इस ट्रायंगल में मैं हमारा जो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट वाला, वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बेस भी है और हाइट भी है। अब यही ट्विस्ट है कि हम यहाँ पर हाइट को कैसे निकालें और बेस को कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल काम है बेटा, बहुत सिंपल। देखो तुम लोगों को मस्त निंजा टेक्निक दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम यहाँ पर ये सब लिख लेना, जो हमने ड्रॉ किया है वो सब एग्जाम में आएगा तो लिखना भी पड़ेगा कि हम ड्रॉ करेंगे OD जो कि परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, और साथ ही साथ जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना तो ये जो D होता है वो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाता है। और ये तुम लिख दोगे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे कि ऑल्सो D इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बोले तो मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, इतना लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा, मजेदार चीज़ वो देखना, हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, जो हमारा ट्रायंगल OBD है ना, इसको पकड़ने से हमारे पास ये आराम से निकल करके आ सकता है। तुम किसी को भी पकड़ सकते हो, इधर वाले ट्रायंगल को भी पकड़ सकते हो, दोनों में सेम ही काम होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूं, ध्यान से देखना कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल OBD राइट में जो मैंने ट्रायंगल बनाया मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। अब क्या होगा ना कि जैसे ही हमने OD लाइन बनाया है बेटा ना, तो इससे होगा ये कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ पर वाला जो एंगल कंप्लीट हमारा 120 डिग्री का था वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इधर भी 60 हो जाएगा और इधर भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भी 60 का है और ये भी अब हमारा 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को अगर देखें तो एक राइट ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल हमारे पास 60 डिग्री का है, एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं इस 60 डिग्री का ही यूज़ करूंगा, मैं ये एंगल नहीं निकालूंगा, बहुत सारे बच्चे इस एंगल को निकालते हैं, कोई जरूरत नहीं निकालने का, तुम यहीं से निकालो ना भाई। तुम ये वाला एंगल पकड़ो, इधर वाले ट्रायंगल को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इस ट्रायंगल में तुम्हारे पास एक साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें ये परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारे पास, सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये फिलहाल बेस है। परपेंडिकुलर तो ये काम करेगा ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये जो 60 डिग्री का एंगल बना है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर तो ये है, मुझे ये OD चाहिए। मुझे क्या चाहिए, OD चाहिए इस ट्रायंगल से। और OD निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज और बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो भैया हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 है ये पहले से, और बेस अगर मुझे निकालना है तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर कॉस थीटा का। जो कॉस थीटा होता है वो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज होता है। पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल मैंने तुम लोगों को सिखाया ट्रिग्नोमेट्री में, वही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो हम लिखेंगे कि इस ट्रायंगल के अंदर हम लगाने वाले हैं कॉस 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कॉस 60 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा बेस डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज। ये है मेन ट्विस्ट। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। बेस हमारे पास OD हो जाएगा क्योंकि 60 डिग्री जहाँ पर एंगल बना है उससे जो सटी हुई साइड होती है वो हमारी बेस कहलाती है, और सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अगर तुम ये एंगल निकाल लो और इस एंगल के कॉन्सेप्ट से अगर बात करो तो इसके सामने ये वाली साइड है, तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है तुमने। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो OD है और हाइपोटेन्यूज तो हमारा OB है। बस खेल खत्म, अब सॉल्व होना शुरू करो। ये देखो 1/2
2 हो गया, OD के बदले में OD रहने दो, और OB जो है वो हमारा 12 है। 12 को इधर ले आओ तो 12 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई जब 2 हम करेंगे तो 6 निकल करके आ जाएगा। एक बार लिख भी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट 6 लिख दूंगा तो यहाँ से बेटा OD का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो हाइट है ना ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की हाइट थी, ये हम लोगों को मिल गया। अब अगर हम किसी तरीके से ये हाइट वाला जो बेस है वो पता कर लें तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब वो बेस कैसे पता करें भाई? हम बेस पता करने के लिए तुम इसी ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम इस ट्रायंगल का यूज़ करो, तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जैसे मान लो चलो मैं इसी का यूज़ करता हूँ, मैंने एक बार OBD लिखा है, फिर मैं लिखूंगा अगेन दोबारा से इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल OBD है उसी को परेशान करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, वैसे तो बेस भी है हमारे पास, लेकिन मैं मान लो बेस को ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस हाइपोटेन्यूज को अगर मैं ध्यान में रखूँ कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, मुझे BD निकालना है। BD क्यों निकालना है? क्योंकि अगर BD निकल गया तो जितना BD होगा उतना ही OD होगा, क्योंकि D तो मिड पॉइंट था, तो हमारा पूरा का पूरा AB निकल जाएगा। तो इस बार मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं? वो साइन थीटा में होते हैं। तो इस बार मैं यहीं पर साइन 60 डिग्री लगाने वाला हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री, और इक्वल के उस साइड में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज। साइन 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, √3 डिवाइड बाई 2 होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास BD है, और डिवाइड बाई में जो हाइपोटेन्यूज है वही हमारा OB ही है। तो यहाँ से हम लोग OB को जब ट्रांसफर करेंगे, OB हमारा 12 है, उसको ट्रांसफर कर दो इधर, डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो ये 12 √3 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, इक्वल के साइड में BD बच जाएगा। मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दिया, यानी कि इसमें मैंने 12 नीचे नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ से 2 के टेबल में ये 2 6 12 हो जाएगा। तो जो BD का लेंथ है बेटा वो आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें निकल करके आ गई हैं, तो तुम अब फाइनली निकालोगे एरिया। नाउ क्या नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो हमारा ट्रायंगल OAB है जिसके एरिया का सख्त जरूरत है हम लोगों को, हम उसका एरिया निकालने वाले हैं। और ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, अगर हमारे पास बेस और हाइट अवेलेबल है तो हमारे पास तो अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा 1/2, और बेस के बदले में हम AB लिख देंगे और हाइट के बदले में हम OD लिख देंगे। तो E बन गया बेटा 1/2, बेस हमारा AB जो है वो कितना है 6√3 है, और हाइट हमारे पास जो OD है वो 6 है। 2 के टेबल से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 कर लो। अब उसके बाद 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18√3, और 18√3 का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि √3 का जो वैल्यू है हम लोग वो भी पुट कर देंगे। ध्यान रखना इसमें √3 का अगर वैल्यू पुट नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा गड़बड़ मैं भी कर रहा हूँ कि ये जो AB है ना वो तो 6√3 नहीं है, 6√3 तो हमारा वो ये BD निकल करके आया था, तो हम यहाँ पर AB भी निकालेंगे। AB जस्ट डबल होगा क्योंकि हमने जानते हैं D हमारा मिड पॉइंट है। तो नाउ जो AB होगा वो हो जाएगा भाई डबल ऑफ BD, यानी कि BD का डबल हो जाएगा हमारा AB। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई में 6√3, यानी कि एक्चुअल में ये हमारा 12√3 रहेगा। तो यहाँ पर मुझे 12 लिखना चाहिए ना कि 6। चलो कोई बात नहीं, अच्छा टाइम पे मैंने ध्यान दे दिया इसको। तो यहाँ से हमारे पास अब ये जब कैंसिल होगा तो 12 3 से हमारे पास कितना होता है 36 होता है ना। तो अब ये बन जाएगा 36 और मल्टीप्लाई बाई √3। √3 का वैल्यू हमसे कहा ही गया है क्वेश्चन में कि भाई 1 पॉइंट में 73 यूज़ कर डालना जब भी जरूरत पड़ेगा। तो अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा 62 पॉइंट में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया निकल करके आ गया ट्रायंगल का। यहाँ पर देखो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कितना खिचड़ी बनाना पड़ा। अगर सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का सेंटर एंगल बने तो जल्दी से √3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर लगा दो। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट कर दो। लेकिन अगर उल्टे सीधे एंगल बन रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये तरीका काम आएगा। ये बहुत मस्त मेथड है, ये मेथड तुम लोग ध्यान में बैठा लो अपने कि ये मेथड का हमको यूज़ करना है। इस मेथड से खुद भी 1-2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, एग्जाम में ये मेथड तुम्हारे देखना बहुत काम आएगा। तो अब हम लोग आते हैं फाइनल स्टेप पे। लास्ट स्टेप हमसे जो काम कहा गया था, हमसे ट्रायंगल के एरिया निकालने तो कहा नहीं गया था, हमसे कहा गया था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, यानी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट या करस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख सकते हो, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ही लिख देना, जो क्वेश्चन में लिखा है ना वही लिखना, ज़्यादा बेहतर वही है, माइनर मेजर लिखने की जरूरत भी नहीं है, पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB को या फिर OAB, जो भी नाम रखना चाहो। तो यहाँ पर हमारा सेक्टर का एरिया हमने शुरू में ही निकाला था 150.72 था। ट्रायंगल का एरिया निकालने में नानी याद आ गई, जो कि 62.28 निकल करके आई है। और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनल आंसर हमारे पास जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 88.44। और ये भी हमारा एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को बनाना है। ये वाला जो मेथड है ये तुम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन। जो 60 डिग्री के एंगल या 90 डिग्री के एंगल बना है ना, वहाँ पर भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम क्यों करें, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो जब हम फंसेंगे यानी कि 120 डिग्री या ऐसे एंगल्स हो जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तब हम ये मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस मेथड को दोबारा से तुम एक बार वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो कैसे मैंने सिखाया। चलो बच्चों, तो ये 7th नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, फिर 8th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, आगे क्वेश्चन है। पहले मैं तुम लोगों को बेसिक समझा देता हूँ कि आखिर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो भाई, कह ये रहा है कि एक स्क्वायर शेप में हमारे पास फील्ड है और फील्ड का जो साइड है वो 15 मीटर का है। फिलहाल हमको उसका जरूरत कुछ नहीं है। हमसे आगे ये कहा गया है ना कि एक हॉर्स को बांधा गया है कॉर्नर पे एक रस्सी से, और जो रस्सी का लेंथ है बेटा ना वो 5 मीटर का है। तो जब जो हॉर्स है ना, जब उस रस्सी से घूम घूम करके घास खाएगा, यानी कि जब बंधा हुआ है तो मान लो पहले पास का घास खाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, तो रस्सी एक समय के बाद एकदम सीधी हो जाएगी। सीधी होने के बाद जब ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमेगी ना, तो इस तरीके का शेप बनेगा जैसे तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। और एक्चुअल में ये जो शेप है ना, ये शेप बेटा एक सर्कल का 1/4 पार्ट का है। यानी कि इसको अगर और घुमा दो, अगर यहाँ पर मान लो बाउंड्री नहीं रहता, ये स्क्वायर शेप का फील्ड नहीं रहता, पूरा खुला फील्ड रहता, और एक रस्सी से अगर हॉर्स ऐसे घूमता ना, तो एक सर्कल बन जाता, कंप्लीट सर्कल। लेकिन इस तरीके से कॉर्नर पे बंद है, इसीलिए ये उस सर्कल का, जो सर्कल बनना चाहिए उस सर्कल का 1/4 पार्ट है। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है ना रोप वाला, तो बस समझ जाना कि ये सर्कल का 1/4 है। 1/4 का मतलब कि सर्कल को टोटल 4 पार्ट में बांटा जाए तो उसमें से एक पार्ट जो है वो इस हॉर्स का जो एरिया है, ग्रेजिंग वाला एरिया, वो आएगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, ग्रेजिंग से रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि वो एरिया बताइए जिसमें हॉर्स ग्रेज कर सकता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि हमें ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये निकालना है। और दूसरा काम यही कहा गया है एकदम सिंपल सा, कि अगर हम जो ग्रेजिंग एरिया है उसको अगर हम इंक्रीज, बताइए कि कितना इंक्रीज होगा अगर हम रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दें, ठीक है। 5 मीटर के बदले अगर हम 10 मीटर कर दें रस्सी को, तो ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा ये कहा गया है। और हमसे साफ साफ कह दिया है कि पाई का जरूरत पड़ेगा आपको एरिया निकालने के लिए, तो 3.14 लगा दीजिएगा। तो ये सिंपल है। पिछला अगर तुमने 6, 7 सॉल्व किया तो उसके सामने तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत आराम से बना लोगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम भी बना दिया है ताकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट जो हमें निकालना है जिसका एरिया, वो पार्ट एक्चुअल में सर्कल का ही क्या होता है, 1/4 होता है। देखो एक सर्कल मैंने बनाया, उसका ये 1/4 दिख रहा है तुम्हें, तो बस यही है कि अगर ये बाउंड्री नहीं रहता तो जो घोड़ा है ना वो एक सर्कल बना लेता। तो अब यहाँ से हमसे कहा गया है कि इसका एरिया निकालना है, तो एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सर्कल का सेक्टर बन रहा है। सर्कल का 1/4 यानी कि सर्कल का सेक्टर है। तो इसका तुम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हो, या तो तुम एरिया मल्टीप्लाई बाई 1/4 या डिवाइड बाई 4 कर दो तो भी तुम्हें एरिया मिल जाएगा, या फिर तुम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि कॉर्नर में हमारे स्क्वायर के, तो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो तो वो हो जाएगा तुम्हारा थीटा डिवाइड बाई 360। और वो भी फॉर्मूला अगर लगाओगे ना, जैसे मान लो तुम वहाँ पर थीटा डिवाइड बाई 360 लगाते हो, तो भी देखना ना तुम्हारा वही फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वो बाई 4 वाला। 90 डिवाइड बाई अगर मैं 360 लिखूँ थीटा डिवाइड बाई 360 के बदले में, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 4 टाइम पे कैंसिल होगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला बनेगा वो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ही बन जाएगा। तो हम इतना नहीं करने वाले, हम इस बार सेक्टर उक्टर का एरिया नहीं निकालेंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट में क्या बोला था, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट, बस इतना ही लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका एरिया निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई में 1/4 बगल में लिख दो तो भी तुम्हारा एरिया आ जाएगा। वही चीज़ देखो, यहाँ पर 1/4 आ रहा था जिसको मैंने डिवाइड में लिखा था, तो भैया पाई के बदले में तो क्वेश्चन में बोल दिया है 3.14 लेने के लिए, तो वही लेंगे। रेडियस हमारा 5 है, जितना रस्सी का लेंथ है उतना ही सर्कल का रेडियस होगा, तो वो मैंने ऊपर में लिख भी दिया है, तुम लोग भी ऐसे लिख दोगे। 5 × 5 हो जाएगा और डिवाइड बाई में हमारे पास, यानी कि मल्टीप्लाई में इस तरीके से 1/4 हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम इसको ऐसे 2 से कट कर लेना, एक बार 2 से कट हो जाएगा, फिर पूरे न्यूमरेटर
न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेना और फिर उसको 2 से डिवाइड दे देना, तो फाइनल जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 19 पॉइंट में 625, और मीटर में दिया हुआ है इस बार हमारे पास रेडियस, तो मीटर का स्क्वायर। ले बेटा पेन तो खत्म, कोई बात नहीं, पेन का खेल खत्म हुआ है, तुम लोगों की पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, मेरे पास और पेन है, क्या चिंता कर रहे हो, बस चल जाए भाई तू। क्या इसमें लगा हुआ है क्या कुछ? ये कुछ नहीं लगा है, चल जा चल जा। अच्छा ये ब्लैक पेन है, ब्लू ब्लू ब्लू, मुझे ब्लू चाहिए फ़िलहाल के लिए। ये वाला मेरा ओल्ड इज़ गोल्ड पेन, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते होंगे उनको पता होगा, ये पेन मेरा बहुत फेवरेट पेन है। चलिए ये चल रहा है फिलहाल। तो हमारा ये एरिया निकल करके आ गया इतना। अब अपन को क्या करने का है, ये पहला पार्ट खत्म। अब हमसे बोला गया था कि अगर रस्सी को 10 मीटर का कर दें, ये रस्सी जो 5 मीटर की है, अगर हम इसको आगे बढ़ा करके यहाँ तक ले जाएं, ठीक है, मान लो अब ये 10 मीटर हो गया है, तो अब जो हमारा इंक्रीजिंग एरिया है ना वो बताना है, यानी पूरा एरिया नहीं बताना है कि घोड़ा कितने में अब चढ़ पाएगा। अब हमको ये बताना है कि ये जो एरिया बढ़ गया वो कितना एरिया बढ़ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे का एरिया निकालेंगे, जो 10 हमारा रस्सी जो हुआ है, जो 10 वाला हमारा रेडियस हुआ है, हम उसका पूरा एरिया निकालेंगे और उसमें से इस 5 वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो इंक्रीजिंग वाला जो एरिया है वो हमारा निकल करके आ जाएगा। तो सेकेंड वाले पार्ट में इसी तरीके से सेम टू सेम लिखो कि जो हमारा अब लेंथ ऑफ रोप है, अरे यार ये पेन थोड़ा अजीब लग रहा है, पहले बहुत मज़ा आता था, बहुत पतला चल रहा है, ये थोड़ा सा मोटा चलता था। तो ये हो जाएगा इक्वल टू रेडियस, और रेडियस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इस बार 10 मीटर, ठीक है, ये मीटर लिखना है, सेंटीमीटर लिखने की आदत नहीं जाएगी क्या। तो ये मीटर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर अब निकल करके आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लो या फिर हाँ चलो मैं इस बार सेक्टर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कि हमारे पास ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360। दोनों चीज़ों का मजा लेते हैं, पहले डायरेक्ट भी करने सिखा दिया मैंने, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से लिख के सिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14, इस बार रेडियस हमारा 10 मल्टीप्लाई 10 है तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, और ये हमारा 90 डिवाइड बाई में 360 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल बनता है कभी भी रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा 3.14 मल्टीप्लाई में 100 और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 1/4, है ना, ये कैंसिल होकर के 1/4 बना देगा। फिर वैसे चीज़ करो, 2 से इसको भी कट कर दो, 2 से इसको भी कट कर दो, या फिर इसको कट करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दे देना, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुमको करना है, तुमको जो ईजी लगे वो कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा जो यहाँ पर एरिया निकल करके आएगा वो आ जाएगा 78.5 मीटर का स्क्वायर। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर, ध्यान रखना, हमसे बोला है इंक्रीजिंग एरिया कितना है। सो इंक्रीजमेंट इन एरिया, इंक्रीजमेंट इन ग्रेजिंग एरिया, जो वो ग्रेज कर सकता है उस एरिया में कितना उसको इंक्रीजमेंट मिल गया भाई। तो भैया हमारे पास अब जो नया एरिया है वो है 78.5, पहले बेचारा बस 19.625 एरिया ग्रेज कर पा रहा था। इसको माइनस करने के लिए फिर से ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हूँ कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो तुम इसको 500 लिखोगे, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 डिजिट बनाओगे और फिर उसमें से इसको माइनस करोगे, तब तुम्हारा एग्जैक्ट जो सही आंसर है वो निकल करके आएगा, और वो आंसर हो जाएगा 58.875 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको एरिया निकालने का था इस वाले क्वेश्चन में। तो पिछले क्वेश्चन से तो इजी ही लगा होगा, मुझे उम्मीद है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 6, 7 सॉल्व किया उससे आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा। और आप एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड बता दिया है। चलिए जो 9th नंबर का क्वेश्चन है बबुआ, उसे भी तनिक सॉल्व कर लिया जाए, वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है। सो 9th नंबर वाले क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोगों को मैं एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि बच्चा पार्टी मैंने तुम लोगों के लिए ना क्वेश्चन बैंक बनाया है। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत ये है कि इसमें तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड PYQs, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, वर्कशीट, माइंड मैप्स और बेस्ट सैम्पल पेपर्स तुम लोगों को मिलेगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बैंक है बच्चा, इसमें तुम लोगों को बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह, माइंड मैप्स कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं, चेक लिस्ट मिलने वाला है कि तुमने क्या क्या पढ़ लिया, रिविजन किया, तुम ट्रैक कर सकते हो खुद को, और तुम्हारे पास हर चैप्टर का NCERT का अगर तुम्हें किसी में भी डाउट हो तो इसको तुम स्कैन करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो बहुत मज़ेदार मैंने ये बनाया है, लेकिन ये अमीर बच्चों के लिए नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, ये मेरे उन बच्चों के लिए जो बहुत महंगे बुक नहीं खरीद पाते हैं। इसकी प्राइस मुझे दिखाने के लिए, बाकी कंपनियों को दिखाने के लिए ना 699 लिखनी पड़ी, लेकिन इतना प्राइस है नहीं, बहुत कम प्राइस है इसका, तुम चेक करोगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। अमेजन पे जाकर के चेक कर लेना, ये डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी इस बुक का लिंक मिल जाएगा। बहुत तगड़ा बुक है बच्चों, इसमें मैं कुछ कमा उमा नहीं रहा हूँ, बस बच्चों के लिए मैंने बना दिया है और बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लो बेटा प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। हाँ एक छोटी सी कमी भी है, वो भी मैं बता देता हूँ
ये मेरा पहला बुक है, पहला एडिशन था बुक का, तो मैंने ना जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो तो तगड़े हैं, मज़ेदार हैं, लेकिन जो मैंने सॉल्यूशंस लिखे हैं ना, तो ये थोड़ा सा एडिटर ने गड़बड़ ये कर दिया है, कहीं कहीं पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें ईटी दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर ये हमारा ईएफ हो और गलती से ईटी लिखा हुआ हो, क्योंकि मेरा जो एडिटर था वो भी थोड़ा सस्ता वाला ही था। मैं चाहता नहीं था कि बुक का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए और बच्चे ले ना पाए। इतना सस्ता है कि तुम लोगों को मार्केट में इस प्राइस में कोई दूसरा कंपनी बुक ही नहीं दे सकता। मेरे ऊपर तो केस भी करने वाले थे कि मैं इतना कम में ऑनलाइन कैसे बुक दे रहा हूँ, दूसरे बुक तो कोई लेगा ही नहीं। तो ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चंस तगड़े हैं, तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इसके। तुम लोग जा करके ना अमेजोन पे इसका रिव्यू भी देख सकते हो, रिव्यू देखने के बाद ही लेना, तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बुक कितनी अच्छी क्वालिटी का है। चलो, जो अब 9th नंबर का क्वेश्चन है वो बनाते हैं। सो 9th वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, ब्रोच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। यानी कि एक ब्रोच बनाया गया है। तुम लोगों ने ब्रोच जानते हो ना क्या होता है, वो जो शर्ट वगैरह में या किसी फंक्शन में लगाया जाता है सामने, या साड़ी वगैरह में भी लगाते हैं, तो वो ब्रोच कहलाता है। तो इस तरीके के मतलब डिज़ाइन रहता है मस्त टाइप का। तो ये बनाया गया है और हमसे कहा गया है कि ये सिल्वर वायर से बनाया गया है और इसका जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर ये 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameter which divide in the circle into 10 equal sector as shown in the figure। यानी कि देखो, ब्रॉच को बनाने के लिए जो सिल्वर का वायर लगा है वो कहाँ कहाँ लगा है, पहले तो सर्कल बनाने में लगा होगा, इस तरीके से सर्कल बना, उसके बाद अंदर में ना टोटल 5 डायमीटर बनाए गए हैं, तो उसमें भी हमारा ये जो ब्रॉच का यानी सिल्वर का वायर है वो यूज़ हुआ है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो डायमीटर है उसका हम लोगों से कहा गया है कि जो लेंथ है ना वो नहीं, डायमीटर का जो लेंथ है वो 35 मिलीमीटर है और 35 मिलीमीटर के हमारे पास 5 डायमीटर्स हैं। इस तरीके से देखो ना, 5 लाइन्स तुमको टोटल देखने को मिलेंगे डायमीटर वाले। इस डायमीटर की वजह से हो क्या रहा है कि जो सर्कल है वो 10 इक्वल सेक्टर में बढ़ गए हैं। ये देखो, छोटे छोटे हमारे पास 10 सेक्टर हमारे सर्कल के बन गए हैं। अब हमसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि इसको ब्रॉच को बनाने के लिए टोटल हमारा जो सिल्वर का वायर का लेंथ है वो कितना है। तो वो कैसे पता चलेगा बच्चों, देखो हम सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर जो डायमीटर है ना उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये अंदर वाले जो वायर जहाँ जहाँ लगा है ऐसे ऐसे ये पता चल जाएगा और सरकमफ्रेंस निकालने से बाहर वाला पता चल जाएगा। फिर दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो टोटल कितना वायर है ये हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, यानी कि जो सेक्टर हमारे बने हुए छोटे छोटे, इन सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो ये टोटल 10 पार्ट में बटा हुआ है सर्कल, तुम क्या करो कि सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दो 10 से या मल्टीप्लाई कर दो 1/10 से, तुम्हारा एरिया निकल कर क्या आ जाएगा सेक्टर का। या तुम चाहो तो सेक्टर का यहाँ पर ना एंगल भी निकाल सकते हो। टोटल हमारा 360 डिग्री होता है और 10 पार्ट में बढ़ गया तो 360 डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक एंगल 36 डिग्री का हो जाएगा। फिर वहाँ पर से तुम थीटा डिवाइड बाई 360 वाला फॉर्मूला लगा करके सेक्टर का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हारी मर्जी। तो चलो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर डायमीटर हमें दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो जो रेडियस होगा डायमीटर का जस्ट आधा हो जाएगा। तुम इसे 17.5 भी लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिखने का, ऐसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो जल्दी आंसर आता है। तो रेडियस हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि सरकमफ्रेंस में जो हमारा वायर यूज हुआ है वो भी निकालना है। तो हम यहाँ पर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस का है, इतना लंबा लंबा स्पेलिंग है भाई, ऑफ सर्कल। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है, सारे बच्चों को याद होना चाहिए, 2πr होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, क्योंकि यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कि 3.14 यूज़ कीजिए, जब नहीं बोला है तो हम यूज़ नहीं करेंगे डेसिमल वाला वैल्यू। और जो रेडियस है जैसे मैंने बताया कि हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। देखो 35/2 लिखा था ना, अब देखो यहाँ से मस्त कैंसिल हो जाएगा, 7 के टेबल में ये 5 टाइम पे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। और अगर इसको मैं 17.5 लिख रहा था तो भी सेम आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता। तो अब हमारे पास बस ये 22 का 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 110 हो जाएगा, यानी कि 110 मिलीमीटर वायर हमारा यूज़ हुआ था उस सर्कल में। ठीक है, अब हम लोगों को अंदर में 5 डायमीटर भी बनाने थे उसी वायर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिल्वर वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स। जो हमारे 5 डायमीटर्स हैं उसमें जो सिल्वर का वायर यूज़ हुआ है उसके लिए हम 5 मल्टीप्लाई में जो डायमीटर का हमको दिया हुआ है लेंथ 35 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर निकल कर क्या आता है 175। तो इतना मिलीमीटर वायर यूज़ हुआ है अंदर में। तो टोटल जो हमारा लेंथ यूज़ हुआ है, इसलिए जो टोटल वाला लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर तुम लिख लेना डिटेल में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वैसे ऐसे। तो ये हो जाएगा 175 प्लस में 110 यानी कि 285 मिलीमीटर। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट थे, हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें हमसे पूछा था कि टोटल कितना वायर का यूज़ हुआ है।
दूसरे वाले पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो सेक्टर का एरिया है वो बताइए। तो पहले तुम यहाँ पर क्या करो, इस तरीके से लिख दो डायरेक्टली। सेकंड वाले पार्ट में जैसे कि मैंने बताया, एंगल वेंगल मत निकालो, एंगल वेंगल निकालोगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर तुम लिखो कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का जो एरिया होगा ना वो निकालने के लिए हम सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको या तो 10 से डिवाइड कर देंगे या 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इससे हमारा जो एक वाला पार्ट है, एक सेक्टर का पार्ट है, वो निकल जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ पर एंगल निकाल करके 36 दिखाते हो, फिर तुम एरिया ऑफ सेक्टर का जो एंगल वाला फॉर्मूला है θ/360 πr² वो लगाते हो ना, तो थीटा के बदले में बेटा 36 लिखोगे ऊपर में, नीचे में 360 लिखोगे। 36 1 जा 36, नीचे में 360 को जब कट करोगे 36 से तो 10 टाइम पे कट हो जाएगा, तो 1/10 वहाँ पर भी आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है तुम डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, बोर्ड एग्जाम में वैसे ही आजकल लेंदी पेपर आने लगे हैं। तो यहाँ से हमारे पास पाई के बदले में 22/7 हो गया। रेडियस का स्क्वायर है यानी कि 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 दो बार लिखना पड़ेगा इस बार, और फिर मल्टीप्लाई में 1/10 हो जाएगा। हमारा 7 के टेबल से 5 टाइम पे कैंसिल, 2 के टेबल से ये 11 टाइम पे कैंसिल, उसके बाद ये 5 1 जा 5 कर दो और ये कर दो हमारे पास 5 2 जा 10। अब हमारे कुछ कैंसिल हो नहीं रहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 11 मल्टीप्लाई में 35 ऊपर में बच रहा है और नीचे में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4 बच रहा है। तो इनको आपस में जब तुम कैलकुलेट करोगे, यानी कि सिंपल काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 385 आ जाएगा और नीचे में हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। तुम्हारे बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अगर मान लो एग्जाम में बनाओ ना तो इसके भरोसे मत रहना, फ्रैक्शन में मत रहना, एग्जाम में तुम इसे कट करके डेसिमल में भी निकाल सकते हो आंसर। तो इस तरीके से हमारा मिलीमीटर का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक। और अब मेरी थोड़ी सी जो पेट्रोल है मेरे गाड़ी का जो इंजन है ना वो ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ। यानी कि इस वाले वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैंने पुराने वीडियोज़ में आगे क्वेश्चन करा भी दिए हैं, तुम लोग वो वीडियो दे सकते हो। अगर आपको अभी यहाँ पर इमरजेंसी हो तो जल्दी से देखना हो तो पुराने वीडियोज़ देख लो, सेम क्वेश्चन है वहाँ पर भी, ठीक है। तो वो वीडियोज़ का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बाकी 2-3 लिंक जो मैंने बताया, पहला मेरा बुक चेकआउट जरूर कर लेना, दूसरा तुम्हें नोट्स के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मिल जाएगा। या फिर जो मैंने एक वेबसाइट बना दिया छोटा सा, उसमें भी जाकर के फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।